प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 73 वर्कशीट 73 और ये 16 जनवरी 2021 की वर्कशीट है। विषय सामाजिक विज्ञान क्लास 9 की वर्कशीट है ये। और आज हम सामाजिक विज्ञान के भूगोल का जो चैप्टर है, भूगोल का चैप्टर भारत आकार और स्थिति, भारत आकार और स्थिति, इसकी करेंगे हम पुनरावृत्ति रिवीजन करेंगे। तो आज की वर्कशीट में 3 से 5 नंबर वाले प्रश्न दे रखे हैं और एक दे रखा है स्रोत आधारित प्रश्न जो 4 नंबर का आपका आएगा। तो इसमें 8 क्वेश्चन है इस वर्कशीट में। इन क्वेश्चन के हम आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखिए। तो आपको बताना है कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। तो जैसा कि आप जानते हो बच्चों, ये मान लो ग्लोब है, तो जो ये वाली रेखाएं होती हैं जो पूरब से पश्चिम की तरफ जाती हैं उनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं, और जो उत्तर से दक्षिण की तरफ आती हैं उनको बोलते हैं देशांतरीय रेखाएं। तो बताना है भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार कितना है। तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत के प्रमुख यामांतर के रूप में क्यों चुना गया। तो ये पूछा गया कि भाई जो 82.5 डिग्री है पूर्वी देशांतर को ही भारत का प्रमुख यामांतर यानी कि स्टैंडर्ड मेन टाइम क्यों चुना गया, मेरिडियन क्यों चुना गया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारत का देशांतर विस्तार है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। तो लगभग जो देशांतर विस्तार वो कितना है, लगभग 30 डिग्री है। ठीक है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपका गुजरात है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश, इसमें लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ठीक है ना। तो लगभग जो भारत का देशांतर विस्तार वो कितना है, 30 डिग्री है। ठीक। तो दूसरा, सूर्य 1 डिग्री को पार करने में लगभग 4 मिनट का समय लेता है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूर्योदय के समय में 2 घंटे का अंतर होता है। ठीक है। लेकिन पूरे देश में एक जैसा समय सुनिश्चित करने के लिए हमने 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर जो लगभग भारत के मध्य से जाता है उसको प्रमुख यामांतर माना है। और ये इलाहाबाद के पास में नैनी है। ठीक है, नैनी के पास में मिर्जापुर, तो वहाँ से ये रेखा गुजरती है भारत के बीचों बीच से, इसलिए इसको प्रमुख यामांतर माना गया है। ठीक। तीसरा प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देशों पर टिप्पणी लिखिए। भारत के पड़ोसी देशों पर टिप्पणी लिखनी है। तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन है ये। तो हम 3 नंबर के हिसाब से इसका आंसर बताएंगे। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 7 पड़ोसी देशों से मिलती है, जबकि जलीय सीमा जो है, ठीक है, वो 2 पड़ोसी देशों के साथ लगती है। तो भारत के स्थलीय सीमा वाले 7 पड़ोसी देशों के नाम आप अपनी भूगोल की बुक में देखोगे कौन कौन से हैं। ठीक है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, ये सब देखोगे आप। ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है, और सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक। श्रीलंका और मालदीव भारत के 2 जलीय तथा दक्षिणी पड़ोसी देश हैं, और हमारे जो है ना पाकिस्तान और चीन को छोड़कर सभी पड़ोसी देशों के साथ में मधुर संबंध बने हुए हैं। ठीक। चौथा प्रश्न है, भारत के द्वीप समूह पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत को आप देखते होंगे ये इस तरीके से भारत में मान ले, तो यहाँ पे भी एक द्वीप समूह है और यहाँ पे भी एक द्वीप समूह है। ठीक है। तो यहाँ वाला को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और ये वाला क्या है, अरब सागर में जो स्थित है इसको बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। ठीक। तो बताना है इसके बारे में, टिप्पणी कीजिए द्वीपों के बारे में। तो भारत की मुख्य भूमि के अलावा 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है, और कवरती यहाँ की राजधानी है। यह द्वीप समूह जैव विविधता में धनी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह
बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका उत्तरी भाग अंडमान तथा दक्षिणी भाग निकोबार द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भारत का भी दक्षिणतम बिंदु है। अब है नहीं था, क्योंकि 2004 की सुनामी में ये डूब गया, पानी में जलमग्न हो गया है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। पांचवा प्रश्न है, प्राचीन समय से भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। प्राचीन समय से यानी पुराने समय से भारत के पश्चिमी देशों के साथ में अच्छे संबंध बने हुए हैं, तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाएगा? प्राचीन समय से ही भारत के पश्चिमी देशों के साथ घनिष्ठ यानी कि अच्छे संबंध रहे हैं। दक्षिण भारत के साथ पश्चिमी देशों मसालों का व्यापार विकसित व्यवस्था में था, यानी कि पश्चिमी देशों के साथ में प्राचीन समय से ही हम क्या कर रहे हैं? मसालों का व्यापार करते आ रहे हैं। और भारत के सूती वस्त्र की भी पश्चिमी देशों में बहुत अधिक मांग थी। व्यापारिक संबंधों के साथ साथ पश्चिमी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान भी रहा है, यानी कि हमारे देश से भी हमारे देश से भी कुछ पर्यटक वहाँ पर गए हैं और वहाँ के लोग भी यहाँ पर आए हैं, जिससे क्या हुआ है कि जो विदेशी लोग आए थे उन्होंने हमारी जो बहुत सारी किताबें हैं उनका अपने भाषा में अनुवाद भी किया है। ठीक है, तो जिससे क्या हुआ है? सांस्कृतिक आदान प्रदान भी रहा है हमारा। छठा प्रश्न है, दिन और रात की अवधि में अंतर कन्याकुमारी के अपेक्षा कश्मीर में क्यों ज़्यादा महसूस होता है? ठीक है, तो बताना है कन्याकुमारी की अपेक्षा कश्मीर में दिन और रात का अंतर क्यों ज़्यादा महसूस होता है। तो वही जानते ही हो आप, ये मान लो ग्लोब है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक, और यहाँ पे आपका ये भारत है। तो ये जो भारत का जो अधिकतम दक्षिणी पॉइंट जो है ना, जहाँ पर आपका कन्याकुमारी वाला, ठीक है, ये भूमध्य रेखा के पास में ही स्थित है। ठीक है, और जो कश्मीर है वो उत्तर में है, तो वो दूर है वहाँ से। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से, ये जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, इससे इधर जाते हैं या उधर जाते हैं, तो वैसे वैसे दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के पास स्थित है, ठीक है, जबकि कश्मीर भूमध्य रेखा से दूर है। कन्याकुमारी कहाँ आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी लोग, है ना, और कश्मीर यहाँ पे आ जाएगा, तो दूर स्थित है, इसलिए कन्याकुमारी तथा कश्मीर के बीच दिन रात की अवधि में अंतर होता है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का बहुत महत्व है। कथन की न्यायसंगत व्याख्या कीजिए। जो हिंद महासागर है, ठीक है, भारत के केंद्रीय स्थिति इससे बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो इसके बारे में महत्व बताना है हिंद महासागर का। तो हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति के निम्नलिखित लाभ हैं। सबसे पहले तो सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहायक है। भाई जितने भी यात्री आए वो अधिकतर हिंद महासागर से ही हमारे इंडिया में आई है ना, विदेशी यात्री आए और यहाँ से इंडिया से भी विदेश में गए तो वो यहीं से गए हैं, तो हिंद महासागर के रास्ते से ही। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान यहाँ से बहुत रहा है। व्यापारिक लाभ भी है, यहाँ से ही यहाँ पर कई सारे बंदरगाह बने हुए हैं, है ना, लगभग 12 जो है प्रमुख बंदरगाह हैं और लगभग 200 के करीब छोटे छोटे बंदरगाह है यहाँ से, है ना। तो यहीं से ही व्यापार भी होता है यहाँ से बंदरगाहों से, हिंद महासागर के रास्ते के द्वारा ही। और संसाधनों की प्राप्ति होती है और यहीं से हमें संसाधनों की प्राप्ति होती है, जैसे मछली मिलती है ना, और नमक बनाया जाता है हिंद महासागर से, और भी कई सारे संसाधन यहाँ से प्राप्त होते हैं हिंद महासागर से। और इसका सामरिक महत्व भी है। सामरिक महत्व कैसे है भाई? इसके जो है ना, भारत के लगभग तीनों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है ना, महासागर से घिरा हुआ है, हिंद महासागर से। तो इससे क्या है कि जो विदेशी ताकतें हैं वो भी पानी की वजह से यहाँ पर नहीं आ पाती। और हमारे यहाँ पर 2 द्वीप समूह भी हैं, तो इनसे भी हमारी सेना यहाँ पर अपने जो अड्डे बना लेती है, तो इससे भी क्या नाम है, निगरानी रखी जाती है विदेशियों पर, है ना। नौसैनिक यहाँ पर अपने स्थापित किए गए, नौसेना उन्हें अपने जो रहने के लिए जगह बनाई है, जिससे क्या होता है कि नाम है कि वो विदेशी ताकतों पर निगरानी करते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो अब जो 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित उदाहरण को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आप इस पैराग्राफ को पढ़ लोगे
और फिर इसके आंसर देने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस यातायात का प्रयोग भारत द्वारा विदेशों से संबंध स्थापित करने में किया जाता था? तो भूमार्ग का इसमें प्रयोग करते थे हम यातायात के साधनों में, ठीक है। दूसरा प्रश्न है इसका, दशमलव प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई? तो दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में हुई। आपने गाना भी सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, है ना। तीसरा प्रश्न है इसका, भारतीय स्थापत्य कला पर किस पश्चिमी स्थापत्य शैली का प्रभाव आया है? तो भारतीय स्थापत्य कला पर यूनानी स्थापत्य शैली का प्रभाव आया है। चौथा प्रश्न है पैराग्राफ का स्रोत आधारित, प्राचीन समय में विभिन्न देशों को भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए। तो प्राचीन समय में क्या क्या निर्यात किया जाता था? मसाले, मलमल, सूती कपड़े और जड़ी बूटियाँ आदि, ठीक है। तो बच्चों ये आज की वर्कशीट थी। अब इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अपनी नोटबुक में, और अपने स्कूल के या क्लास के ग्रुप पर सेंड कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।